वेलकम टू एथेंसा क्लासेज। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत गण, उसके भेद और छंदों के बारे में पढ़ेंगे। छंद में कौन कौन से छंद होते हैं और कौन से वर्णिक होते हैं, कौन से मात्रिक छंद होते हैं और मात्रिक छंदों के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। गण और उसके भेद। अब गण किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होती है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गणों के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। उनके नाम, लक्षण, रूप और उदाहरण भी बताएंगे। जैसे कि गण होते हैं मगन, नगन, भगन, जगन, सगन, यगन, रगन, तगन। ये क्या होते हैं? इसमें लक्षण है कि इनमें कितनी मात्राएं होती है और उसका उदाहरण भी दिया गया है। जैसे मगन, मगन में तीनों गुरु होते हैं। तो जैसे मा, ता, रा, दोनों में दो मात्रा है, तो ये गुरु में 2 मात्रा होते हैं, इसमें भी 2 मात्रा है, तो ये क्या हो गया? मगन में तीनों गुरु होते हैं। और नगन में तीनों ही क्या होते हैं? लघु होते हैं। 1, 2 और तीनों, ये तीनों ही क्या लघु है। जैसे अनल, नशल, बगन में क्या होता है? बगन में होता है कि 1 गुरु और 2 लघु होते हैं। इसमें 1 गुरु और 2 लघु। जैसे शंकर, इसमें न की बिंदी आती है, तो जिसपे ये न की बिंदी आती है तो वो क्या होता है? गुरु पढ़ा जाता है हमेशा। और जगन में क्या है? 1 लघु और 1 गुरु, फिर वापस 1 लघु। जैसे गणेश, न में 2 एक ही मात्रा आएगी, तो इसको हम क्या गुरु पढ़ेंगे। ये 1 है और ये 1 है। और सगन में अंत्य गुरु होता है। अंत्य यानी लास्ट वाला गुरु होता है। और आगे के 2 कौन से? आगे के 2 लघु है। 2 लघु और अंत में क्या है? गुरु। अब इसमें आदि लघु होता है, अर्थात आदि यानी शुरुआती 1 क्या होता है? यगण में 1 होता है लघु पहला। जैसे यह एक ही मात्रा पढ़ी जाएगी। माँ और ता की 2 मात्रा पढ़ी जाती, तो 1 तो हो गया गुरु और 1 लघु और पीछे के 2 गुरु होते हैं। जैसे भवानी में 1 लघु, वा में गुरु और नी में बड़ी मात्रा है, तो वापस गुरु होता है। रगन में क्या होता है? मध्य में गुरु होता है, मध्य में लघु होता है। आगे क्या है? गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। जैसे कि ये देखो, रा और बा दोनों गुरु है। ज बीच में क्या है? ए लघु कहलाता है। और बा और ती, र बीच में लघु है, 1 मात्रा लगती है, अर्थात ये लघु है। तगन में अंत्य गुरु, अंत्य लघु होता है। अंत्य यानी लास्ट वाला लघु होता है। जैसे कि आगे वाले तो दोनों क्या है? गुरु है, और अंत में क्या है? 1 लघु है। ता, रा, ज, ता और रा में गुरु है और ज में 1 मात्रा है। आदित्य, आ और दी में 2 मात्रा है, और न आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। तो ये कौन से हो गए? 2 गुरु और अंत में लघु। अब ये इतना ऐसे याद नहीं रहता है, तो कैसे याद करते हैं? तो गणों का एक सूत्र होता है। जैसे य, माता, राज, बान, सलगा, ये एक सूत्र। अब हमको देखना है कि यगन में कितने लघु और कितने गुरु है। तो यगन में क्या है? 1 लघु है, फिर माता। यगन में 1 लघु और 2 गुरु आ गए। अब जैसे सगन में क्या है? तो जैसे सगन में देखना अपने को, तो क्या पीछे वाले 2 अक्षर ले रहे थे और आगे का लिखते। जैसे तो अब सगन में क्या है? 2 लघु और 1 गुरु है। इसी तरह अपन देखते हैं रगड़ में क्या है? रगड़ में क्या आएगा? 1 गुरु, 1 लघु, फिर गुरु। ये ऐसे आप करके देख लेना, आपका बिल्कुल बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यति और गति। अब यति क्या होती है, गति क्या होती है? यति होती है छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में अपन कुछ समय के लिए ठहरते हैं, और कभी कभी चरण लंबा हो तो बीच बीच में 1 या अधिक स्थानों पर ठहरा जाता है। ये ठहरने का स्थान या विश्राम स्थल का कहा जाता है वाक्य में, उसको हम बोलते हैं यति। जैसे कि तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योम लाली। तो यहाँ तारे डूबे, तम टल गया, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, विश्राम किया हमने, तो ये क्या कहते हैं? ये यति कहलाती है। और गति छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है। जैसे किस लय में पढ़ते, कोई गीत गाते, कोई भी होती कविता होती, तो हम एक लय में पढ़ते, उसको क्या बोलते? गति। उसके पढ़ने का तरीका फास्ट है, धीरे है, कैसे। प्रत्येक छंद की अपनी लय होती है। मात्रिक छंद और मुक्तक
वर्णित छंदों में लय का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मात्रा या वर्ण पूरे होने पर भी यदि गति नहीं होती है तो छंद नहीं बन पाता है। ऐसा नहीं कि कोई जिसमें मात्रा पूरी है उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए छंद में उतनी मात्रा, लेकिन उसका वो जो लय होती है तो हम उसको सही से गा नहीं पाते, तो हम उसको छंद नहीं कह सकते। उसको साधारण केवल गद्य पागी कहा जा सकता है। जैसे कि बरखा काल मेघ नभ छाए, नभ छाए। इस चौपाई में इस चरण को यदि निम्न प्रकार कर दिया जाए, मेघ नभ बरखा काल छाए, तो इसका कोई मतलब नहीं लिखा और इसको अपन गा सकते, बरखा काल मेघ नभ छाए। छाए नभ ये उल्टा सुल्टा हो गया, तो इसमें क्या कोई भी अपन कुछ कर ही नहीं सकते, ये गलत हो गया। इसका न तो कोई लय है न राग है, तो ये चौपाई का चरण नहीं रहा जाएगा। हालांकि इनको आगे पीछे किया तो मात्रा इसकी 16 ही है। ये चौपाई का ही छंद है, लेकिन इसको चौपाई का छंद नहीं मान सकते क्योंकि इसमें लय का गुण नहीं है और नहीं इसमें गति है अच्छी सी। ये छंदों के भी जैसे दो प्रकार होते हैं, एक छंद होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक। जैसे मात्रिक छंदों में मात्राएं गिनी जाती है 1 2 4 जो भी है, और वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं। और जिस छंदों के प्रकार, छंदों को पुनः 3 प्रकार वापस, अब छंदों को वापस 3 प्रकार में विभक्त किया जाता है। समछंद, समछंद अर्थात उसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है, वो समछंद। अर्धसम, जिसमें कि जैसे फर्स्ट और थर्ड में समान है और सेकेंड और फोर्थ चरण है उसमें असमान मात्रा है, तो वो कौन सा अर्धसम कहा जाता है। और विषम, जिसम जिसके प्रत्येक चरण में जो भी दोहा दिया गया उसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा होती है, उसको विषम छंद कहा जाता है। सम छंदों में समस्त चरणों में मात्रा या वर्णों की संख्या कैसी बराबर होती है, जैसे कि चौपाई और वंशस्थ। चौपाई में कितनी है 16 मात्रा होती है, तो 16 दोनों ही लाइन होती है जिसमें क्या 8 मात्राएं होती है। अर्धसम, अर्धसम के 2 चरण होते हैं, जैसे 4 चरणों में अलग अलग मात्राएं होती है, फर्स्ट और थर्ड में अलग है, विषम सम और समछंद ऐसे होते हैं। जैसे कि असम चरण 2 चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर होती है, जैसे दोहा और वियोगिनी। अर्धसम में कौन कौन से आते हैं, दोहा और वियोगिनी। जो छंद सम या अर्धसम नहीं होते उन्हें हम विषम छंद कहते हैं, जो न सम में आते और जो नहीं अर्धसम में आते। सम में तो प्रत्येक चरण में समान मात्रा और अर्धसम में विषम चरणों में समान मात्रा होती है। और विषम में होता है कि न तो वो दोनों ही कैटेगरी में या तो उसके प्रत्येक ही लाइन में या जो भी बोले उसमें सब मात्रा अलग अलग ही होती है, वो विषम छंद कहलाता है। 4 से अधिक या 6 आदि चरणों वाले छंदों को भी विषम छंद कहा जाता है, जैसे चप्पे कुंडली। इनमें क्या 31 होती है, 4 से अधिक 6 लाइनें होती है, 31 मात्राएं होती है। इसी तरह वर्णिक छंदों के दो और भी प्रकार होते हैं, जैसे गणबद्ध और मुक्तक। जैसे अभी पढ़ा अपन ने आगे, गण तगण मगण, जैसे कि किसी छंद में 4 सगण है 2 मगण है ऐसे, तो उसको गणबद्ध छंद कहा जाता है। एक मुक्तक जिसमें न गण होते नई मात्राओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसको क्या मुक्तक छंद कहते हैं। गणबद्ध छंदों के चरणों में वर्ण और साथ ही गण दोनों की संख्या नियत रहती है, जैसे इंद्रव्रजा, वंशस्थ और द्रुत विलंबिका और मंदाकांता और सवैया। इनमें क्या होती है, इनमें सभी चरणों में गणबद्ध चरणों में वर्ण और साथ ही गण दोनों का ही बराबर कॉम्बिनेशन होता है, दोनों की संख्या नियत होती है कि इतने गण हैं, कितने तगण हैं, कितने मगण हैं, कितने यगण हैं और उसमें कितने वर्ण आने चाहिए, वो सब नियत होते हैं। तो ये वर्णिक छंद भी कहलाते हैं। ये जो छंद है इंद्रव्रजा, वंशिष्ठ, द्रुतविलंबिका और मंद्रकांता और सवैया, ये दोनों ही छंदों में आते हैं, वर्णिक और गणबद्ध दोनों ही छंदों में आते हैं। मुक्तक छंद, अब मुक्तक चरणों में केवल वर्णों की संख्या ही नियत रहती है, उनमें गणों की लघु गुरु कुछ होता नहीं है, इसमें नहीं बताया जाता है। जैसे कि मनहरण, कवित्य, अनुष्टुप आदि, इनमें 32 से कम मात्राओं के और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण कहलाते हैं। अब इसमें कौन से, मनहरण और कवित्त में कैसे 32 से कम और 26 से कम मात्राओं के छंद को हम क्या साधारण छंद कहते हैं।
32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक मात्राओं के छद को हम क्या कहते हैं? दंडक कहते हैं। 32 और 26 से अधिक के मात्रा के छद को दंडक और उनको साधारण। छद भेद, अब छद भी दो प्रकार के होते हैं, छद भेद के बारे में पढ़ेंगे। छद में कौन से? मात्रिक छद, और मात्रिक के भी 3 भेद है, सम और विषम। और अभी साधारण और दंडक किस में आते हैं? साधारण और दंडक आते हैं सम छद के अंतर्गत। और वर्णिक छद, वर्णिक छद में होते वर्ण है तो उसमें गणबद्ध भी होते हैं, यगन तगन मगन भी होते हैं। गणबद्ध और मुक्तक, वर्णिक में कौन कौन से 2 प्रकार है? गणबद्ध और मुक्तक। अब इसमें गणबद्ध में सम और सम विषम तीनों आते हैं। सम में कौन से? फिर से सम में देखो साधारण और दंडक छद आ गए। इस तरह से हम आज इस वीडियो के द्वारा छद के बारे में और गण के बारे में, गण कैसे बनाते हैं, गण की मात्राओं का कैसे नॉलेज होता है, एक उदाहरण इस हमने ये जो है फॉर्मूला उसके द्वारा समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे हम पढ़ेंगे इन छदों के बारे में, जैसे सरैया है, चौपाई है, कवित है, जो कि हमारे एग्जाम में आने लायक है, उनको उदाहरण के सहित पढ़ेंगे। मात्रिक, अर्धमात्रिक और सम छदों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुमने गण और भेद के बारे में पढ़ा। गण 8 होते हैं, मगण, नगण, भगण, जगण, शगण, यगण, रगण और तगण। और इनमें कौन सा लघु और कितने गुरु आते, किस गण में कितने लघु, किस गण में कितने गुरु आते, उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा। गणों को ज्ञात करने के सूत्र के बारे में पढ़ा और कहाँ यति और रति लगती है और यति रति का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा। अब छदों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। छदों के प्रकार में सम छद, अर्धसम छद और विषम छद के बारे में पढ़ा। इसमें मात्रिक सम छद के बारे में अभी पढ़ेंगे। मात्रिक सम छद के अंतर्गत तोमर, चौपई, चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतिका, हरिगीतिका, तांटक या लावणी, ये वो सब कुछ है जिसके से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या कॉलेज लेक्चर, या जो भी हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देता है जिसके सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है तो उनमें इसमें से ही आते हैं। इसके अलावा भी और है लेकिन उनमें से कभी कुछ प्रश्न नहीं बने। तो इन सब छदों के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तोमर में कितनी 12 मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में 12 मात्रा होती है और अंत में क्या आता है? पहले गुरु और ये बाद में लघु आता है, तो गुरु और लघु आता है। नवलोक में उल्लास, सुमनावली में हास। अब ये 12 मात्राएं कैसे पढ़ते? ये एक वर्ण वाला है तो 2 मात्राएं, ये 2 और ये 3, 5 हो गई। इसमें अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार में हमेशा 2 मात्रा पढ़ते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 मात्रा पढ़ी गई। तो इसमें पता चल गया पहले क्या है, ये अंत में क्या है, ये लघु गुरु है, ला में और एस में, स में एक ही अक्षर है तो ये क्या है, अंत में ये लघु है। और सुमनावली हास में भी ये बाद में क्या है, गुरु और फिर लघु है। इसमें भी ये 2 मात्रा वाला है तो गुरु और लघु, इसमें भी गुरु और लघु। अब इस तरह से हम मात्रा गिन के दिख लेते और अंत का देखते। बस केवल इसमें इतना याद रखना होता है कि अंत में क्या है, गुरु के बाद में लघु है और मात्रा कुल 12। तोमर में चौपई में 15 मात्रा होती है और अंत में क्या आता है, इसमें भी गुरु और लघु आता है। इसमें मात्रा 15 होती है और तोमर में 12 मात्रा होती है। जैसे कि वीर भूमि ये राजस्थान, जननी हमारी सब गुण खान। तब जैसे ये 15 मात्रा है तो कहाँ तक आएंगे, वीर भूमि ये राजस्थान, यहाँ पे क्या आती है, यति आती है, अर्थात थोड़ा सा अपन ठहरा जाता है। एक साथ में अपन पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा भी नहीं दिखेगा और न इसमें लय आएगी। जननी के उर के अभिमान, अब यहाँ यति आनी चाहिए, हम है सिंहों की संतान। यहाँ फिर से ये कितनी मात्रा होगी, 15 होगी, ये 15 मात्रा होगी। और अंत में ये देखो गुरु और लघु, इसमें भी अंत में गुरु फिर लघु, इसमें भी गुरु और लघु। और यहाँ भी था राजस्थान में था में गुरु और ये लघु।
अर्थात कितनी आती है 15 मात्रा, और अंत में गुरु और लघु आता है चौपाई में। अब चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती है, और अंत में गुरु और लघु। गुरु तो होता है लेकिन लघु न हो, क्या लिखा है, लघु नहीं होता है इसमें, अर्थात लघु नहीं होता तो क्या, गुरु ही हो गए, यानी 2 गुरु माने जाएंगे। चौपाई में 16 मात्राएं और अंत में गुरु। ये अब चौपाई देखते। सुनी जननी सो सुत बड़ भागी। अब भा में भी गुरु और ग में बड़ी मात्रा है, तो इसमें भी गुरु, तो अंत में क्या है, इसमें 2 गुरु आ गए। और इस तरह से मात्रा जैसे गिनना सीखा है, गिन के देख सकते हैं अपन। इसमें भी देखो लास्ट में 2 गुरु, 2 गुरु और 2 गुरु, तो हो गए ना, अंत में 2 गुरु और 16 मात्राएं होती है इसमें। अब श्रृंगार। श्रृंगार भी एक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती है हर चरण में उसके, और अंत में क्या आता है, गुरु और लघु। 16 मात्राएं किसमें होती है, 16 मात्राएं इसमें भी होती है, चौपाई में भी 16 मात्राएं और श्रृंगार में भी 16 मात्राएं, लेकिन उसमें चौपाई में अंत में 2 गुरु आते और इसमें गुरु के बाद लघु आता है। चौपाई के पहले एक मात्रा जोड़ने से, एक मात्रा जोड़ी तो क्या, श्रृंगार छंद बन गया। अब जैसे गई दासी उस पर, उसकी बात दे गई मानो कुछ आघात, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गए। अब 2 मात्रा है, अंत में ये 2 गुरु है। इसमें क्या बोला गया है, चौपाई के पहले एक मात्रा जोड़ने से। चौपाई के पहले, चौपाई में अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु, ये गुरु, ये गुरु, और ये अंत में एक मात्रा और जोड़ी तो क्या हो गया, अंत में एक मात्रा जोड़ी तो ये क्या, लघु आ गया। 2 गुरु के बाद एक लघु आया। इसी तरह इसमें भी 2 गुरु के बाद, ये देखो 2 गुरु के बाद ये लघु आता है। यहाँ से यहाँ तक कितने, कुल 16 मात्रा है। अब रोला। रोला में टोटल 24 मात्रा होती है और 11वीं मात्रा पे क्या, यति लगती है। 11वीं मात्रा पे यति लगती है, अर्थात थोड़ा सा रुका जाता है। जैसे हुआ बाल रवि, हुआ बाल रवि उदय, क्या हुआ, यहाँ कनक नभ किरने फूटे हैं। फिर पहले 11 मात्रा, उसके बाद में आएगी तो कितनी आएगी, 13 मात्रा। 11 और 13 पे होता है, यति लगती है। अब जैसे इसमें पढ़ते हैं अपन, 1 2 इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्रा हो गई यहाँ तक, उदय तक। अब हम एक साथ पढ़ेंगे, जैसे कि हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरने फूटी, तो इस तरह से ये अच्छा भी नहीं लग रहा। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरने फूटी, अर्थात पहले यहाँ थोड़ा सा रुका जाता है, यहाँ यति लगती है। इसी तरह दूसरे भी चरणों में देख लेते हैं अपन कि अंत में देखो 11 और 13 पे क्या लगता है, यति लगती है। और कुल टोटल एक चरण में कितनी 24 मात्रा होती है। जब 24 मात्रा होती है तो वो क्या होता है, रोला। और रोला में 11 13 पे यति लगती है, बस इतना ही याद कर रखना अपने को। और रूपमाला, ऐसे रूपमाला में भी कितनी 24 मात्रा होती है, लेकिन प्रत्येक चरण में इसकी क्या 14 मात्रा होती है। 14 और 10 पे क्या यति लगती है। इसमें भी 24 होती है, लेकिन उसमें 11 और 13 पे लगती है, इसमें 14 और 11 पे लगती है, 14 और 10 पे लगता है। और अंत में क्या आता है, पहले गुरु फिर लघु। ये 5 नहीं है, ये गुरु का चिन्ह है। सुंदरी सुत ले सहोदर, बाजी ले सुख पाई। अब ये पूरा अपन कैसे पढ़ेंगे, सुंदरी सुत ले सहोदर, यहाँ तक हो गई 14 मात्रा, बाजी ले सुख पाई ये हो गई पीछे 10 मात्रा। इनमें अपन पढ़ते तो पता चल जाता है कि कहाँ हमारे को रुकना है। जब जैसे जैसे हम दोहे पढ़ते जाएंगे, हमारे को खुद महसूस होता जाएगा कि कहाँ पे यति लगनी चाहिए, और इस तरह से अपन आसानी से छंदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं गीतिका। गीतिका में भी कितनी 26 मात्रा होती है। इसके हर चरण में 26 मात्रा होती है, और 14 और 12 पे यति लगती है। 14 और 12 पे, और अंत में लघु और गुरु। अंत में क्या आता है, लघु और गुरु आता है। अब गीतिका में देखो, रूपमाला के अंत में 2 मात्राएं जोड़ने से गीतिका बन जाती है। रूपमाला में कितनी थी
रूपमाला में कितनी मात्रा थी? ये 24 मात्रा थी। इसके अंत में क्या आपने 2 मात्रा जोड़ी तो कितनी है, क्या बन गया? गीतिका। गीतिका में कितनी आती है? गीतिका में 26 मात्रा आती है और 14 और 12 पे यति लगती है और अंत में लघु और गुरु आता है। इस तरह से हमारा मात्रा गिन के इसमें देख लेते हैं। और हरि गीतिका, हरि गीतिका में क्या है? जैसे गीतिका में 26 मात्रा है तो हरि गीतिका में 2 और जोड़ दी जाती है तो 28 मात्रा। गीतिका हरि गीतिका में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें तो होती है 26 मात्रा और इसमें हरि गीतिका में 28 मात्रा पाई जाती है। इसमें 16 और 12 पे यति लगती है, उसमें 14 और 12 पे, बस यही अंतर है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है और 16 और 12 पे यति लगते हैं और अंत में लघु गुरु। इसमें भी अंत में क्या आता है? लघु गुरु होता है। हरि गीतिका में भी लघु गुरु और गीतिका में भी लघु गुरु पाया जाता है, लघु और गुरु पाया जाता है। अब गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका बन जाती है। देख लिया ना, आरंभ में 2 मात्रा और जोड़ी तो क्या बने? हरि गीतिका बन गई। और इस तरह से इस छंद को वापस हम पढ़ के देख लेते हैं कैसे मात्राएं गिनते हैं और कहाँ यति लगती है। अगर 2 बार एक चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे यति लगनी चाहिए, अर्थात थोड़ा सा ठहराव होता है। और तांटक या लावणी, तांटक और लावणी भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण छंद है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। और इसकी क्या पहचान है कि इसमें कुल 30 मात्रा होती है और 16 और 14 पे यति लगती है। अब ये पढ़ के देख लेते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा तो कितनी 16 मात्रा आ जाती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। और यहाँ पीछे कितनी आएगी? 14 मात्रा। ये हम गिन के देख सकते हैं इसमें आराम से। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ फिर से देखो, पढ़ने में ही अपने को पता चल जाता है कि कहाँ पे यति लगनी चाहिए और कहाँ मात्राओं का विभाजन हो जाता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाती हैं शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकता है। बहुत ही अच्छे से छंद लिए गए हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते वही छंद लिए गए हैं इसमें। ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के कोई भी छंद लिया गया है। जितनी भी बार एग्जाम होते हैं इन छंदों के अलावा कहीं से क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपने देखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं कर रखा है तो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करना अगर अगली क्लास आपको किस पे चाहिए और कौन से टॉपिक पे आपको बताना, उसके बारे में मैं मेहनत करके विस्तार से अच्छे टॉपिक खोज के आपको बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5 आए लॉब के लॉब, इतनी गोटियों का ध्यान नहीं रखा। 3 है। 3